दर्शकों, टाइम्स नाउ नवभारत पर हम जन गण का मन यानी 5 राज्यों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम है नाविका कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशांत सिन्हा। और आज 5 राज्यों का यह सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल तारीखों के ऐलान के बाद पहला ओपिनियन पोल ग्राउंड जीरो पर 60,000 से ज्यादा लोगों से बात करके वोटर से सीधी उनकी जानकारी लेके कि उनके मन में क्या है, यह सबसे सटीक ओपिनियन पोल है। बिल्कुल, और हम एक बेहद ही विश्वसनीय ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। इस ओपिनियन पोल में इतने लोगों की राय ली गई है कि कम से कम एक मूड क्या है, जो हम कह रहे हैं जनगण का मन, वो मन में क्या चल रहा है वोटर के, वो पता चल सके। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और उसके बाद दोनों ही वक्त हमने लोगों के बीच पहुंचकर बात की, उनकी राय जानी और समझने की कोशिश की कि कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करेंगे और कौन सी बातों पर वो मन बना रहे हैं अपना वोट डालने को लेकर। और इससे पहले कि हम नंबरों की बात करें, हम सबसे पहले आपको बता दें कि अब से लगातार रात के 11 बजे तक हम जवाब कौन से सवालों पर ले रहे हैं, नंबरों के अलावा हम लोगों से पूछ रहे हैं मुद्दों की बात और किस तरह के मुद्दे हमने उनके सामने रखे, किस तरह के हमने उनसे सवाल पूछे और उनके जवाब क्या आए, ये सारी बातें हम आपको अगले 5 घंटों में बताने वाले। और किस तरीके के सवाल थे नाविका जी, इसका एक अंदाजा लोगों को लगना चाहिए कि उनको क्या अगले 4 से 5 घंटे में मिलने वाला है। जैसे हमने लोगों से पूछा कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती दिख रही है, ये सवाल तो पूछा ही, लेकिन हमने साथ में लोगों से यह भी पूछा कि किसान आंदोलन का क्या बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है या नहीं कर लिया है, इस तरीके के सवाल हमने पूछे। बिल्कुल, पूर्वांचल में क्या सचमुच कांटे की टक्कर है, यूपी में मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, अयोध्या काशी जैसे मुद्दे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, ये भी सवाल हमने लोगों से पूछे। और जब आप लोगों का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यह भी समझना बड़ा जरूरी था कि भाई सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, तो हमने ये सवाल भी पूछा है, उसका जवाब भी आपको बताएंगे। सिर्फ इतने ही सवाल नहीं है, यूपी के नब्ज टटोलने वाले सारे सवाल हम एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड भी होगा, पंजाब भी होगा, गोवा, सब जगह कमोबेश हमने ऐसे ही सवाल किए नाविका जी। बिल्कुल, सवाल होंगे जैसे पंजाब में किसान आंदोलन का फायदा किसे मिलता दिख रहा है, कैप्टन और बीजेपी के आने से क्या पंजाब में खेल नया हो गया है, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में क्या चलेगा, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा में सेंध जो हुई थी उसका क्या इंपैक्ट रहेगा पंजाब के चुनावों पे, और ये सवाल हमने लोगों से पूछे हैं। और गोवा भी बड़ा स्टेट है और गोवा में क्या होने वाला है, ये भी सवाल हमने पूछे। गोवा में वोटिंग वैलेंटाइन डे के दिन है, तो हमने लोगों से पूछा कि भाई आप वैलेंटाइन डे पे किस नेता को दिल देने का सोच रहे हैं ये भी बताइए, किस पार्टी को दिल देने का सोच रहे हैं ये भी बताइए, किसकी सरकार आ रही है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। आप गोवा चले जाइए नाविका जी, वहां पर आपको हर 500 मीटर पर, 200 मीटर पर ममता बनर्जी के पोस्टर दिखते हैं। क्या उन पोस्टर्स का कोई इंपैक्ट है? क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से गोवा में कुछ नया समीकरण बनने वाला है, नया माहौल बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब भी आज इस ओपिनियन पोल में। बिल्कुल, गोवा में वैलेंटाइंस डे के सवाल हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या गोवा में जो चुनाव होंगे उसमें अगर बीजेपी के हाफ मार्क से कम हो सीटें तो कौन सा पैंतरा चलेगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था सुशांत जी। तो हमारे साथ मेहमान विजय सिंह पहले से फ्लाइट टिकट लेके रखा हुआ है उन्होंने गोवा का। क्या पिछली बार नितिन गडकरी थे, इस बार कौन जाएगा वहां पर फटाफट समीक्षा करने के लिए? और मणिपुर वही स्टेट है, आपको याद होगा पिछली बार चुनाव में इन दोनों राज्यों को लेकर बहुत सी राजनीति हुई थी। हम ये तो पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन नंबर के बेसिस पर कौन टिकट कटवा रहा है इसकी खबर सबसे पहले आपको देंगे। लेकिन अब 6 बजे हमने आपसे कहा था कि हम नंबर लेकर आएंगे, तो हम
सबसे पहले जो आज चुनाव की बात हो रही है तो हम उत्तराखंड राज्य से शुरू करेंगे और सबसे पहला सवाल हम जो पूछा है हमने लोगों से, उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बीजेपी में सीएम पद का सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है, कांग्रेस में सीएम पद का सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन सा है। आपने नंबर्स की बात की, नंबर स्क्रीन पर आने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है वो दर्शकों को दिखाने चाहिए। पर इससे पहले कि हम नंबर और मुद्दों पर जाएं, पहले मेथोडोलॉजी बताना चाहेंगे लोगों को। और आज हम ये बताएंगे कि ओपिनियन पोल नवभारत का जो है उसका सैंपल साइज क्या है। गोवा में जहां हमने 6000 से ऊपर लोगों से बातचीत की है, पंजाब में 18,500 लोगों से ज्यादा लोगों से बात की है, उत्तराखंड में 11,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत हुई है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सैंपल साइज है, तकरीबन 25,000 लोगों से बातचीत की है। ये बातचीत हमने कॉल सेंटर से की है, हमने ग्राउंड पर की है और हमने ये जो बातचीत है अपनी एजेंसी वीटो के द्वारा डिफरेंट मोड से सोशल मीडिया। एक तो और बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपको बताना चाहिए, दिसंबर 31 से लेकर जनवरी 9 के बीच के ये आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जो है पब्लिक का वो इस सर्वे में बाहर आएगा। बिल्कुल, और जनवरी 9 का मतलब है कल, यानी संडे के दिन, यानी कि पोल चुनाव के अनाउंसमेंट के बाद और जो चुनाव आयोग है उन्होंने जो अनाउंसमेंट की सारी कितने फेजेस में कितने होंगे उसके बाद के भी आंकड़े इसमें मौजूद हैं। तो ओवरऑल 50,000 से ज्यादा लोगों का ये सैंपल साइज है। 60,000 से भी ज्यादा अगर हम ओवरऑल आंकड़ा डाल सके, अगर आप इन सबको जोड़ दें तो जो हम 5 राज्यों के ओपिनियन पोल आपको बताने वाले हैं इसमें सैंपल साइज 60,000 के आसपास है, जिसमें कि, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा, अगर आप सैंपल साइज देखने जाएंगे तो ये सैंपल साइज अच्छा खासा आंकड़ा लेकर आ रहा है लोगों के लिए। और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूं कि ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है जो फील्ड पर भी सर्वे हुआ है और रैंडम कंप्यूटराइज्ड फोन नंबर से हमने लोगों को चुना है, रैंडम। वीटो हमारी एजेंसी है और ये कल तक के आंकड़े अब इसमें कैद हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड, सबसे बड़ा उत्तराखंड का चुनाव है और उत्तराखंड से हम शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे। और उत्तराखंड में जो पहला सवाल हमने पूछा लोगों से, उससे पहले आइए आपको मिलवा देते हैं हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप टमटा जी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस पार्टी से, और आतिशी जी एमएलए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और नजर बनाए रखती हैं। आप सबका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत के इस पहले ओपिनियन पोल में। और आइए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई 26.30% लोगों ने कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदू आस्था 10.60% लोगों ने कहा है। बेरोजगारी 47% लोगों ने कहा है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तकरीबन 11% कह रहे हैं भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दे 5%। तो बेरोजगारी और महंगाई के बीच में मुद्दा जो लोगों ने बताया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत नमस्कार आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद भी। बेरोजगारी और महंगाई अगर मुद्दा है तो फिर ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाले मुद्दे जो आपने हाल ही के समय में लोगों को दिखाने की कोशिश की है, विपक्ष कहेगा कि ये फिर लिपापोती का काम है, असली मुद्दे तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो है बेरोजगारी और महंगाई। देखिए, बेरोजगारी जो मुद्दा उठा है उसका बहुत बड़ा कारण जो महामारी बीच के समय में आई, उसके कारण तमाम लोग जो उत्तराखंड से बाहर थे, कहीं सर्विस सेक्टर में थे, कहीं अन्य सेवाओं में काम कर रहे थे, उनकी लगभग 4.5-5 लाख लोग वापस लौटे हैं। स्वाभाविक रूप से जब इतने लोग एक छोटे से स्टेट में एक साथ आएंगे
तो कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई, हमने मुख्यमंत्री सोलर फार्मिंग योजना चलाई, ग्रोथ सेंटर के कॉन्सेप्ट लाए हम, और भी हमारे ऐसे समूह हैं उनको हमने 5 लाख रुपए तक का ऋण या बिना ब्याज के देना ये प्रारंभ तो किया। आपने किया होगा त्रिवेंद्र सिंह जी, ये तो आपने किया होगा, लेकिन मुद्दा अब भी लोग कह रहे हैं अगर ये है तो आतिशी जी कहीं ना कहीं लोगों में इन सवालों के जवाब ज्यादा हैं बजाय इसके के बाकी चीजें कितनी हुई, यानी कि धर्म का इशू इतना बड़ा नहीं है लोगों का, क्योंकि धर्म से ज्यादा रोज की 2 रोटी शायद कभी कभी जरूरी होती है। बिल्कुल नाविका जी, मैं तो कहूंगी, और जैसे आपके सर्वे में भी निकला है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। आप उत्तराखंड के किसी भी हिस्सों में जाइए, आप प्लेन्स में जाइए, आप देहरादून में जाइए, आप पहाड़ों में जाइए, सब लोग इससे जूझ रहे हैं। और हम जिन भी लोगों से मिले हैं वो अपने बताते हैं कि उनके परिवारों में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो स्कूल भी हो लिए, कॉलेज भी हो लिए, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, इसलिए वो उत्तराखंड से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वो अपना गांव, अपना शहर छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने शहर में, अपने गांव में कोई भी रोजगार नहीं मिल रही है, इसलिए वो मजबूर हैं उत्तराखंड छोड़ने के लिए। और ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका जवाब जिस पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से रही है उसको देना पड़ेगा। हालांकि मैं ये भी मानती हूं कि इसका जवाब कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि 21 साल से, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कि अगर मुद्दे उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी हैं तो ये मुद्दे कौन रिजॉल्व कर सकता है, उस पर किस पर ज्यादा भरोसा है, और क्या वो विकल्प आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, अभी आगे पता चलेगा। अगला सवाल हम जल्दी से स्क्रीन पर रखते हैं दर्शकों के लिए, जो हमने उत्तराखंड के लोगों से पूछा, और वो सवाल ये था कि बीजेपी में सीएम पद का सबसे पसंदीदा चेहरा उनके लिए कौन है। पुष्कर सिंह धामी करीब 75%, अभी कुछ दिन पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन 75% जनता को लगता है कि बीजेपी के अंदर अगर इनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए तो वो उनकी पसंद हो सकते हैं। अनिल बलूनी 17%, त्रिवेंद्र सिंह रावत 3.2%, रावत साहब हमारे साथ पैनल में भी हैं, वो जवाब देंगे। सतपाल महाराज 3% और अन्य 2%। तो सीधे सीधे धामी साहब जो हैं वो क्लियर लीड लेते नजर आ रहे हैं चेहरे के तौर पर बीजेपी के। अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो भी जल्दी से रखते हैं कि कांग्रेस में सीएम पद का सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है, और यहां हरीश रावत 62% के करीब हैं, प्रीतम सिंह करीब 31%, यशपाल आर्या 3% और गणेश गोदियाल। यानी अगर इस डेटा को देखिए नाविका जी तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है वो पुष्कर धामी वर्सेस हरीश रावत हो सकता है, अगर बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियों की बात करें तो। बिल्कुल, और ये जो 2 सवाल हैं, इसके बाद एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी। तो ये चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? हां 33% लोग कहते हैं हां, नहीं 52.5% लोग कहते हैं नहीं, और करीब 14% लोग कहते हैं कि कह नहीं सकते। तो नहीं पहुंचाएगा ये 52% लोग कह रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, 3 मुख्यमंत्री जो बदले गए, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि ये शायद बीजेपी की गलत नीति रही। आप थे, उसके बाद बीच में और मुख्यमंत्री का चेहरा आया, फिर 4 महीने बाद एक और। आपको लगता है इसकी वजह से चुनाव पर कोई इंपैक्ट होगा? नंबर 1, और नंबर 2, 6 महीने रहे पुष्कर सिंह धामी सबसे पॉपुलर फेस उभर कर आ रहे हैं, आप इससे सहमत है? नहीं, बिल्कुल, पार्टी ने अगर चेहरा बदला है कि बेहतर हो, और पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कम समय में तरी करके दिखाई है। हमारे यहाँ कहते हैं धाकड़ बल्लेबाज हैं धामी, तो धामी ने वो करके दिखाया है। का मतलब ये है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया परिवर्तन का, वो बिल्कुल सही लिया है,
जनमत ये बता रहा है। जनमत ठीक है, ये बता जनमत रहा से है, पर बड़ी- आप क्या बता रहे हैं? कोई अपनी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं पीछे करनी पड़ती हैं कभी कभी राजनीति में। ये होता है, होना भी चाहिए। राजनीति केवल हमारी महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है, राजनीति राज्य के लिए है। ठीक है सर, एक राष्ट्र छोटा के लिए। छोटा रिएक्शन जल्दी से आशुतोष जी और शेखर अय्यर से भी ले लेते हैं। शेखर अय्यर जी, क्या आपको लगता है ये चुनाव उत्तराखंड में पुष्कर धामी वर्सेस हरीश रावत बनने जा रहा है और बीजेपी को 3 मुख्यमंत्री बदलने का नुकसान नहीं हो? देखिए, जो नुकसान पहले होना था उसको किसी तरह बीजेपी के नेतृत्व ने कंटेन कर लिया मुझे लगता है। और अगर कांग्रेस पूरी तरह हरीश रावत के साथ पूरा उनको प्रोजेक्ट करके अगर चुनाव पे जाएगी तो टक्कर काफी टाइट फाइट होगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमांड जो है अभी पूरा हरीश रावत को समर्थन दे रहा है, ये बड़ा क्लियर। मतलब अभी तक मगरमच्छ कंट्रोल में आए हैं या नहीं वो अभी पता नहीं है। आशुतोष जी, आपके हिसाब से क्या स्थिति है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नया एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। और अगर पुष्कर सिंह धामी ये साबित कर पाए कि वो उत्तराखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान हो पाएंगे, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर होगी आने वाले समय के लिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे तो उसके बाद उमा भारती को बनाया गया था और उसके बाद बाबूलाल गौड़ कुछ समय के लिए बने थे और अंत में बहुत कम उम्र में शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया था और शिवराज सिंह चौहान लगातार 13 साल वहां मुख्यमंत्री बने रहे। तो एक एक्सपेरिमेंट है, गैम्बल है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है, 73% लोग उत्तराखंड के मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं। अगर ये बड़े लेकिन मुद्दे अगर हैं, मैं राजनीतिक बात कहूं तो आपने जो बात कही उसका मैं एक इनसाइड खबर आपको दे सकती हूं और ये बिल्कुल इनसाइड है क्योंकि इन्होंने पैरेलल किया है शिवराज सिंह चौहान और पुष्कर धामी में। तो अगर मैं दर्शकों को बता सकूं कि पुष्कर धामी जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान के ही शिष्य की तरह हैं, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के और रोज नहीं तो बहुत जल्दी आपस में संपर्क करते हैं और कहीं ना कहीं गाइडेंस शिवराज सिंह चौहान अपने एक्सपीरियंस की देते रहते हैं पुष्कर धामी को। धामी जी इसी बात पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुष्कर धामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस ओपिनियन पोल पर। धामी जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो ओपिनियन पोल हम लेकर आए उसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर पसंदीदा चेहरा कोई है तो वो आपका है। 75% लोग कह रहे हैं कि पुष्कर धामी बेस्ट सीएम फेस हैं। और अभी हमारे यहाँ आशुतोष जी ने कहा कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है मध्य प्रदेश में चुनाव में एक्सपेरिमेंट हुआ था, पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौड़ और फिर शिवराज सिंह चौहान, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में भी 3 मुख्यमंत्री बदलने से है। और मैंने बताई थी एक अंदर की खबर जो आज आपसे पूछना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह 2 मुख्यमंत्री के बाद आए थे और फिर उन्होंने जीतने का दौर शुरू किया था, तो क्या पुष्कर धामी भी वही करेंगे? और क्या आप अपने आप को शिवराज सिंह चौहान का शिष्य मानते हैं? आप दोनों में बहुत दोस्ती है सुना है। नहीं बिल्कुल, ये शिवराज जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनका मार्गदर्शन बहुत पहले से, आज से कई वर्षों पूर्व से मुझे मिलता रहा है और निश्चित रूप से उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर जो मुझे 4 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर मिला, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने जी भर के मेहनत की है, हर पल और हर क्षण लगाया है। जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी क्षमता थी, जो मेरे अंदर जानकारी की, जितना ज्ञान था, वो सारा का सारा लगाया है। और तभी जनता ने कहा है कि 75% जनता, और हमने काफी लोगों से बात की है, 12-13 हजार लोगों से बात की है, ये सैंपल साइज उतना बड़ा है, सबने मिलकर 75% आपको दिए हैं मार्क्स। तो आपका कहीं ना कहीं काम बोल रहा है। दूसरा सवाल, इससे कि मैं सुशांत को हैंड ओवर करूं, दूसरा सवाल यह पूछना चाहती हूं कि मुद्दों में जब हमने लोगों से बात की तो बेरोजगारी 70% लोग समझते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा महंगाई। ये निश्चित रूप से देखिए,
हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है, उसको लेकर हमने जो सरकारी पद हैं, वो सरकारी पदों में हमने भर्ती की प्रक्रिया पहले दिन से शुरू करी। मैंने 4 जुलाई की अपनी पहली कैबिनेट में सबसे पहले यही फैसला लिया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उन पर सब पर भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। और साथ में जो हमारे यहाँ पर अभी बहुत सारे विभागों में भर्तियां बंद थी, उसमें एक पुलिस विभाग भी है, उस पुलिस विभाग में भी हमने 1734 पद निकाले हैं। इसके साथ साथ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि आज ये हुई है, बेरोजगारी क्योंकि शुरू से ही चली आ रही है और सरकारी पद बहुत सीमित मात्रा में है। तो इसके लिए हमारे उत्तराखंड में हमको स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। उसको लेकर हम बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे हमने होम स्टे योजना को बढ़ाया है, हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लाए हैं, मुख्यमंत्री नैनो योजना लाए हैं, और भी जो तमाम प्रकार के स्वरोजगार के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमारी जो योजनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, हमने सभी को प्रोत्साहन देने के लिए हमने सब में सब्सिडी से लेकर जो भी सरकार सहायता दे सकती है या जो भी उनके लिए कर सकती है वो हमने करने का प्रयास किया है। और आगे चलकर हम इसके लिए स्वरोजगार के रास्ते अपनाकर और जो है नए नए रोजगार के रास्ते अपनाकर उसको हम दूर करेंगे। और हमने उद्योग समूह के लोगों से भी बात की है, उसको लेकर हम बोधिसत्व जो विचारों की श्रृंखला है उसमें भी हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो यहाँ उद्योग प्रयास पूरे किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब लोग हमारे ओपिनियन पोल में ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, इसका मतलब वो उतना प्रभाव शायद नहीं छोड़ पाया। अब इसका चुनाव में कितना प्रभाव छूटेगा वो अलग बात है। मेरा प्रश्न आपसे ये सर, जो मेरा प्रश्न है आपसे, वो 2 हाथ से जुड़ा हुआ है। आपका हाथ क्या सुधार हो रहा है उसमें, और जो कांग्रेस पार्टी वाला हाथ है उसमें भी सुधार हो रहा है राज्य में? मेरे हाथ में तो सुधार हो गया है, काफी सुधार हो गया है, और जल्दी पूरी तरह से सुधार हो जाएगा। और वो काला हाथ है, उस काले हाथ को लोग जो है कभी नहीं अपनाएंगे। उनके काले कारनामे हैं, उत्तराखंड की जनता ने उनके काले कारनामे देखे हैं। और इस बात का जो मुकाबला है वो मुकाबला काम वर्सेज काले कारनामे। तो लोग काम को चुनेंगे, विकास को चुनेंगे। और हमने जो हमारा जो भाव है, जो हमारा मन है, जो हम करना चाहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से, निश्चित रूप से लोग उस पर अपना आशीर्वाद देंगे। वो आपको टक्कर दे रही है? अगर लोगों में एंटी इनकम्बेंसी का कुछ भाव है और बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है तो किसी को तो विकल्प देखेंगे। कांग्रेस कह रहे हैं आप विकल्प नहीं है, तो क्या आम आदमी पार्टी विकल्प है उत्तराखंड में? नहीं, कोई विकल्प नहीं है। यहाँ एक ही विकल्प है, भाजपा ही जो है अंतिम विकल्प है, और कोई विकल्प। लेकिन धामी जी, 21 साल जब से उत्तराखंड बना है तब से कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है। तो इसमें मैं आपसे सवाल सीधा पूछूंगी, क्या बीजेपी की गुटबाजी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं, हमारे यहाँ पर अब कोई गुटबाजी नहीं है। सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोग काम पर लगे हैं, सबका आशीर्वाद चुनाव में भी मिलेगा। और जहां तक मोदी, जहां तक जो आप प्रश्न कर रही हैं कि कभी जो है यहाँ सरकार बदलती है, तो यहाँ पर मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में सभी नए इतिहास बने हैं। यहाँ पर भी इस बार नया इतिहास बनने जा रहा है। सर, आपने कहा अब यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, मतलब पहले थी? नहीं, कोई मेरे आने के बाद मुझे तो कभी कोई गुटबाजी नहीं दिखाई दी। हमेशा से सभी का सहयोग मिला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, धामी जी को आशीर्वाद देंगे या कोई मनमुटाव है? मुझे लग रहा है आप जरूर ये गड़बड़ करेंगे नविका जी। नहीं, मैं क्या गड़बड़ करूंगी? अगर आप पूरी तरह से साथ हैं तो आशीर्वाद दे दीजिए। आप दोनों के बीच में है ना खड़ी। नहीं, धामी जी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा अब कोई मनमुटाव नहीं है, मेरे आने के बाद नहीं है, पहले था, ये स्पष्ट हो गया आज। तो धामी जी ऐसा नहीं कहा मैंने आपको। धामी छोटा भाई है, भाई को बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमेशा है। बहुत बड़ी बात कह दी। तो धामी जी, बड़े भाई का आशीर्वाद भी आ गया है और अब शायद देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति कैसे तय करनी पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं भी दूंगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब जल्दी से नाविका जी अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि अभी दर्शकों को हम बता दें, हम इसके बाद गोवा की भी चर्चा करने वाले हैं, यूपी, पंजाब, मणिपुर, सबके नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन अगला सवाल है कि उत्तराखंड, बताइए। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सत्ता की रेस में है या नहीं? और आतिशी जी, सुनकर आपको खुशी होगी कि करीब 45% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई में है, रेस में है, 32% कह रहे हैं कि नहीं, और 22% को लगता है कि वो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं, 45% को लगता है वो रेस में है। तो आतिशी जी, सवाल सबसे पहले ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है? क्या आप सरकार बनाने की कोशिश में हैं, या पहला पड़ाव जो आपका होगा वो ये होगा कि विपक्ष की मुख्य भूमिका आम आदमी पार्टी शायद निभा सकती है कांग्रेस से बेहतर? देखिए नाविका जी, हम सत्ता में होंगे कि विपक्ष में होंगे ये तो उत्तराखंड के लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की कोशिश है वो एक ऐसा विकल्प बनने की है जो उत्तराखंड के लोगों की समस्याएं सुलझाएगी। अगर आज आप उत्तराखंड में जाइए तो लोग इस बात से परेशान हैं कि 21 साल उत्तराखंड को राज्य बने हुए उत्तराखंड के लोगों ने इतना त्याग किया, संघर्ष किया, उत्तराखंड को राज्य बनाया, लेकिन आज भी चाहे आप शिक्षा की व्यवस्था देखिए, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, आप बेरोजगारी की समस्या देखिए, उत्तराखंड के लोगों को लगता है ना बीजेपी ने उनके लिए कुछ किया, ना कांग्रेस ने उनके लिए कुछ किया। और शायद यही कारण है कि वो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं जो असली मुद्दों की बात कर रही है। बाकी आम आदमी पार्टी क्या भूमिका निभाती है ये तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जब लोग वोट डालने जाएंगे तो पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले सीटों का प्रोजेक्शन देख लेते हैं, और हमने उत्तराखंड के मैदानी भाग का पहले प्रोजेक्शन दिखाना चाहते हैं। 28 से 30 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दिखाई जा रही हैं, कांग्रेस को 4 से 5 और आम आदमी पार्टी को भी 4 से 5, अन्य को 0 से 1 ये आ रहा है। और टोटल सीटें 36 हैं जो मैदानी इलाके में हैं। तो 28 से 30 सीटें अगर इस वक्त जा रही हैं सुशांत जी बीजेपी को प्रोजेक्शन में, हमारे ओपिनियन पोल के द्वारा। देखिए नाविका जी, जब हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि लोगों ने क्या बताया कि उनके लिए मुद्दा क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई महंगाई और बेरोजगारी रहेगा। लेकिन जब आप वोट देने के लिए या सीटों के हिसाब से बात करें कि भाई लोग किसको वोट देंगे तभी सीट आएगी, तो बीजेपी को 28 से 30 सीट आ रही है और कांग्रेस 4 से 5 पर है। तो ये एक इंडियन पॉलिटिक्स की मेंटालिटी हमने कई बार देखी है। लोग बोलने के लिए जब बात होती है तो बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो पार्टी को लेकर उनका रुझान क्या है, नेता उनको कितना पसंद है, और डबल इंजन का कितना महत्व है, इम्पैक्ट है, उसका असर हो जाता है। तो मैं ये सवाल पूछूंगी शेखर और आशुतोष जी से, पर पहले वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। मैदानी इलाकों में बीजेपी को 45% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस को 26.45, आम आदमी पार्टी को तकरीबन 18% और अन्य 10.25% का आ रहा है। तो 45.4% जो वोट शेयर है मैदानी इलाकों में जा रहा है, और ये बहुत बड़ा वोट शेयर है नाविका जी। इसके बाद जो क्लियर स्वीप दिख रहा है मैदानी इलाके में वो दिखेगा। अगर आप 45% से ज्यादा वोट ला रहे हैं वो दिखना है। बिल्कुल। आशुतोष जी, आप सहमत हैं इसके साथ? सवाल सहमत होने का नहीं है, क्योंकि आपने सर्वे किया तो जाहिर सी बात है उस सर्वे के ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करने का मेरा कोई मंशा भी नहीं है। अगर आप 2012 से लेकर 2012, 14, 17 और 19 अगर इन चारों चुनावों को अगर आप देखें तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर वो 33-34% से कम नहीं जाता है। इसका मतलब यह कि उनका वहां एक सॉलिड बेस, और वो भी तब उस स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2019 में 62% वोट लेकर आती है उत्तराखंड के अंदर और सारी सीटें जीत जाती हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी 32% से नीचे नहीं जाती है। तो ये इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी का अपना एक सॉलिड वोट बेस है। जी, इस बार आम आदमी पार्टी हो सकता है विकल्प के तौर पर लोगों के लिए, और देखिए उनको 17-18% जा रहा है तो वो कांग्रेस का ही जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस का जो नेशनल लेवल पर डिक्लाइन है, क्या उत्तराखंड में वो डिक्लाइन रिफ्लेक्ट नहीं होगा? ये भी सोचने की बात है।
नहीं, मैं जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन है वो स्टेट लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर ऐसा होता तो 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत कर नहीं आती और उस बार तीनों स्टेट भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने छीना था। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आम आदमी पार्टी मोमेंटम बहुत अच्छा बनाती है लेकिन लास्ट मिनट पे आके वो फंबल कर जाती है। और उस वक्त जब मतदाताओं को पिछली बार पंजाब में भी एग्जैक्टली यही पे हुआ। सारे ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 80-90 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उनकी जो वोट परसेंटेज था, वोट परसेंटेज में नंबर 3 पार्टी थे और सीटों के मामले में मतलब वो पॉलिटिक्स के चोकर्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, ये हर पार्टी का अपना। जैसे आप देखिए कि पंजाब में बहुत शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भी जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10% वोट मिला था। तो ये जो वॉलेटिलिटी है आम आदमी पार्टी के सोशल बेस में, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन शेखर जी, बिल्कुल, और शेखर जी मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि राज्यों की जब बात हो रही है तो 2018 से कंपेयर कर रहे हैं आशुतोष जी। राजस्थान का जो चुनाव हुआ था 2018 में हुआ था। 18 से लेकर अब तक कांग्रेस में कई बदलाव आए हैं और कांग्रेस से नाउमीदी मेरे ख्याल से बढ़ी है और ये रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि 2014 से लेके अब तक 52 इलेक्शन हुए जिसमें से 47 कांग्रेस पार्टी ने लूज किए हैं। तो क्या उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का जो बेस है, जो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से वो कम होकर 26% की कगार पर है और आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकली 32% पे रहा है, आप समझते हैं ये कम हुआ होगा कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है कम हुआ होगा। उसका कारण ना केवल कांग्रेस की नेशनल लेवल पर क्या नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर भी अगर आप देखेंगे, हरीश रावत को छोड़ के बाकी नेताओं की लोकप्रियता कुछ बढ़ा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लोग बहुत समझदार हैं, ये भी सोचते हैं अगर विकल्प क्या है, अगर उनकी आज की स्थिति, जैसे आपने मुद्दों की बात की, बेरोजगार की बात की, पलायन की बात की, अगर ये सारे मुद्दे हैं, अगर इस मुद्दों को दूर करने में किसके पास क्षमता है, कौन इसको कर सकता है, उसमें उनको लगता है कि बीजेपी सरकार अगर होगी वहां पे और केंद्र में अगले 2 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है, तो हमें अगर कोई विकास ला सकता है, कोई विकास का कुछ हम उसके अगर हम प्रैक्टिकली कुछ अगर हम फील कर सकते हैं। शेखर जी, आप कह रहे हैं कि लोगों को उम्मीद अभी भी बीजेपी से ज्यादा है। मैं अगला डेटा पहाड़ी इलाकों का रखूं, उससे पहले एक छोटा सा जवाब दीजिएगा शेखर जी, छोटा सा जवाब। हरीश रावत के लिए मगरमच्छ उनकी पार्टी में है या उनके लिए असली मगरमच्छ आम आदमी पार्टी है? देखिए, मगरमच्छ अभी भी आज की तारीख में ज्यादातर कांग्रेस में ही है और वो मगरमच्छ अभी दिल्ली में है, वो कब उत्तराखंड पहुंचेगा देखना है। लेकिन बड़ी बात है, अगर तो ये मगरमच्छों की कहानी जो है ये हमारे उत्तराखंड के कॉन्क्लेव से चली आ रही है, जो हमने नवनिर्माण मंच किया था और उसी दिन ये वक्तव्य आया था हरीश रावत जी का, तो उन्होंने कहा था, घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन मगरमच्छ कांग्रेस पार्टी में ही है। तो अगला सवाल देखिए, चुनाव में जीत हासिल करना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके में कौन ये पहाड़ चढ़ पा रहा है वो देखते हैं। बीजेपी को 16 से 20 सीट, कांग्रेस यहां थोड़ा और बेहतर कर रही है, 8 से 10 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 आ सकती है और अन्य को 1। 34 सीटें पहाड़ी इलाके में हैं और यहां भी बीजेपी को स्पष्ट बढ़त है 16 से 20 सीटों के साथ। जल्दी से वोट शेयर भी दिखा देते हैं तो अंदाजा लग जाएगा कि यह क्यों है। बीजेपी को करीब 39% सीटें, यहां कांग्रेस का जो आशुतोष कह रहे थे कि 33% के आसपास उनका वोट शेयर है, उससे लगभग मिलता जुलता है, 35-35.5% है। लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए 15% वोट शेयर ले जा रही है और अन्य 10% वोट शेयर है। तो इसको अगर आप देखिएगा नाविका जी, अगर यहां आम आदमी पार्टी ना हो और एंटी इनकम्बेंसी की ये 15% वोट अगर आप कांग्रेस में जोड़ें तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान हो सकती थी और आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी के काम आ रही है? हमेशा ही होता है जब तिकोनी चुनाव होती है तो उसमें कांग्रेस का घाटा होता है, विपक्ष थोड़ा घाटा होता है, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, जो विपक्ष है वो एकजुट होती है बीजेपी के खिलाफ। यहां पर वो विपक्ष का वोट जो है वो डिवाइड हो रहा है और शायद इसका जो एडवांटेज है बीजेपी को मिल रहा है, इसीलिए 34 में से 16 से 20 सीटें। तो अब हम पूरे उत्तराखंड का अगर नंबर देखें, 70 सीटें हैं उत्तराखंड में और 44 से 50 बीजेपी के लिए प्रोजेक्शन है, 12 से 15 कांग्रेस के लिए, 5 से 8 आम आदमी पार्टी के लिए और 0 से 2 अन्य।
तो बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, लेकिन अब की बार 60 पार तो नहीं लेकिन हो नाविका रहा। जी, इसमें एक चीज देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की सीटें देखेंगे तो वो 5 से 8 सीट पा रही है। तो अगर इसको हम उठाकर क्लब कर दें कांग्रेस के साथ भी, दोनों की मैक्सिमम सीट लेकर, तो 15 और 8 मैक्सिमम 23 होता है। अन्य की भी 2 जोड़ लीजिए तो 25 होता है। लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी जो वोट काट रही है, वो जीत बड़ी हासिल नहीं कर रही, लेकिन वोट काटकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। सीटों के माध्यम से नुकसान सीधा सीधा बीजेपी को नहीं पहुंचा रही है। बिल्कुल। आतिशी ये नंबर है आपके स्क्रीन पर। तो 5 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी को, 12 से 15 कांग्रेस को। तो आशुतोष जी ने जो कहा कि आप विपक्ष की पार्टी अच्छी हैं, लेकिन जब तक वोट का दिन आता है उस दिन तक कहीं ना कहीं आप उसका कन्वर्जन नहीं कर पाते। क्या ये जो उन्होंने आरोप लगाया ये सही है? देखिए नाविका जी, आम आदमी पार्टी एक बहुत नई पार्टी है। अगर आप बीजेपी का इतिहास देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, तो बहुत वर्षों पुरानी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ी, 3 बारी हमने दिल्ली में सरकार बनाई। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पुराने चुनाव, चाहे हमने पंजाब में लड़े हों या लोकसभा की कुछ सीटें लड़ी हों, ये शायद रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आम आदमी पार्टी की आज की पॉलिटिक्स का। आम आदमी पार्टी जब दूसरी बार दिल्ली में 90% से ज्यादा सीटें लेके आई है, तो पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में आम आदमी पार्टी को अलग तरीके से देखा जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी को 5 से 8 सीटों से संतुष्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इससे ज्यादा सीटें लाने के लिए ग्राउंड पे पूरी मेहनत करेगी। लेकिन अगर 5 से 8 सीटें भी आम आदमी पार्टी के लिए आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है उत्तराखंड के राज्य में, जहां पे आज तक सिर्फ 2 पार्टियां रही हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है ये एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के लोगों के मुद्दों के बारे में बात कर रही है, उनके समाधान के बारे में बात कर रही है। और मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के एक नेशनल पार्टी बनने के लिए एक बहुत बड़ा, और मुझे लगता है नाविका जी, आम आदमी पार्टी के लिए शुभ संकेत तो होंगे ही। आतिशी ठीक कह रही है कि उनकी सीटें बढ़ना या कुछ भी आना उनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि जब आप 2 पार्टियों के बीच फंस के रह जाते हैं तो बड़ा नुकसान जनता का होता है। आशुतोष जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कि आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, ना वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए अगर आप दिल्ली के चुनाव का अगर आप विश्लेषण करें, तो जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 56% से बढ़ के 58% तक विधानसभा के चुनाव में होता है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो 2019 में 18% पे आकर टिक जाता है और तीसरे नंबर की पार्टी होती है। और यही चीज पिछले बार एमसीडी के चुनाव में भी देखने को मिली। तो ये मैंने कहा कि जो पर्सनालिटी सेंट्रिक पार्टी होती है, ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी की है। अगर उन्होंने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप डेवलप की होती और उसमें लोगों का भरोसा अगर जताया होता, तो आज आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में। तो आपको डेमोक्रेसी पर सवाल है आम आदमी पार्टी के अंदर। शायद आपका इशारा इस वक्त वहां की तरफ जा रहा है। मैं एक पॉलिटिकल फिनोमेनन की बात कर रहा हूं, और पॉलिटिकल फिनोमेनन बहुत, मुझे बड़ी हैरानी होगी, आई विल बी सरप्राइज्ड अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर खाता भी खोल ले तो। आई एम पुटिंग माय नेक आउट। वेल, यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट। कहीं ये दर्शाता तो नहीं है। और आतिशी जी आई थिंक बहुत अपने आप को रोक रही हैं, वेल मैनर्ड हैं, कह नहीं रही कि पर आप आम आदमी पार्टी में थे, बाहर निकले, शायद ये थोड़ी कटुता रह गई, शायद इस वजह से कह रहे। आतिशी, आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं किसके मन में क्या है ये रीड करने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आतिशी जी बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं अपनी पार्टी की, वो कुछ कह नहीं रही हैं, पर अगर मैं समझ रही हूँ तो उनकी मुस्कुराहट में मुझे ये समझ आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हरीश रावत जी। और हरीश रावत जी, हम इस वक्त जो देख रहे हैं पूरे ओपिनियन पोल में, कांग्रेस पार्टी को 12 से 15 सीटें, बीजेपी को 44 से 50, आम आदमी पार्टी को 5 से 8 और अन्य 0 से 2। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको पूरी तरह सीएम कैंडिडेट ना डिक्लेयर करने का क्या खामियाजा भुगत रही है कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में? तुमसे जी आपसे पूछ रही हूँ। जी,
हम किसी बात का खामियाजा नहीं भुगतते जा रहे हैं। परिवर्तन की दरकरार है उत्तराखंड में, लोग परिवर्तन के पक्ष में है, परिवर्तन आएगा और भाजपा जाएगी, कांग्रेस को सत्ता मिलेगी। लेकिन सीधे ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शन में तो ये परिवर्तन दिखा नहीं रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं जितना आप मतदाता के नजदीक जाएंगे और नजदीक जाएंगे तो आप खुद ही इसमें सुधार करेंगे और आम आदमी पार्टी को जो 5 से 8 सीटें मिल रही हैं, क्या ये कांग्रेस का वोट काट के मिल रही हैं? देखिए, कुछ तो असर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, जो पिछली बार भाजपा को 5% उनको भाजपा का वोट वास्तविक अर्थों में 34% के आसपास था, लेकिन उसको जो 10 से लेकर के 15% तक वोट मिला है, वो वोट ऐसा है वो वापस लौटना चाहता है। और उस वोट में कांग्रेस भी दावेदार है, उसमें आप भी निश्चित तौर पर कुछ शहद लगाने की कोशिश कर रही है, मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ बने हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी का कहना है कि मात देंगे बीजेपी को। आप आज उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हरीश रावत जी तो सबके साथ, उत्तराखंड छोटा राज्य है, हमेशा दोस्ती चलती है, तो ये दोस्ती अब इस वक्त बरकरार रहेगी अगर बीजेपी दोबारा जीत गई तो? देखिए, संबंध अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है। हम उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हम नहीं चाहते कि आपस में ये कटुता हो। कभी भी हमने कटुता की राजनीति नहीं की है और ना उसको चाहते हैं। जहां तक विचारधारा की बात है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, जेपी की अपनी विचारधारा है और अन्य दलों की अपनी विचारधारा है। तो विचारधारा का जो टकराव है वो तो हमेशा रहेगा। ठीक है सर। हरीश रावत जी, जाते जाते आपसे एक छोटा सा प्रश्न, वो जो 15-20 दिन पहले आपके आसपास मगरमच्छ घूम रहे थे, उनमें से कुछ निपटा दिए आपने या अभी भी घूम रहे हैं और दांत काटने की कोशिश करते हैं बीच बीच में? देखिए, भाजपा बिना मगरमच्छों के उसका काम ही नहीं करता। भाजपा बिना ईडी, सीबीआई आदि के बिना राजनीति में खड़ा ही नहीं हो सकती है। मगरमच्छ आप जो भाजपा के मगरमच्छ कह रहे हैं, ये मगरमच्छ भाजपा में नहीं है, ये तो कांग्रेस के मगरमच्छ है जो आपको काटने के लिए दौड़ रहे हैं। ये तो भाजपा के मित्र, स्थायी मित्र हैं, जिनको चुनाव में बंगाल जाते हैं तो बंगाल लेकर के जाते हैं, कर्नाटक जाएंगे तो कर्नाटक लेके जाएंगे। तो आए नहीं, ये वाले मगरमच्छ उत्तराखंड में तो आए नहीं। आपको पहले से भय क्यों सता रहा है? नमिता जी, सारा हिंदुस्तान इन मगरमच्छों को जानता है। मैं समझता हूँ टाइम्स नाउ क्यों नहीं इन मगरमच्छों का पर्दाफाश कर रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आपके यहाँ कोई आया? आपके यहाँ तो कोई रेड भी नहीं पड़ी सर, आपके यहाँ तो कोई रेड भी नहीं पड़ी। जब मेरे पास कुछ होता तो रेड पड़ती ना, वो जानते हैं। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं मगरमच्छों से? डर क्यों रहे हैं? और ज्यादा उनकी पोल खुल जाएगी, वो जानते हैं। लेकिन और जगह देखिए, चुनाव से पहले ही क्यों सक्रिय होते हैं ये लोग? इसलिए सक्रिय होते हैं क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल को मदद करना चाहते हैं। चलिए देखें, अभी जैसा कहा जाता है कि ये ओपिनियन पोल के रिजल्ट हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर बाकी है, तो हम आपके ओपिनियन पोल हर हफ्ते लेकर आएंगे और हर हफ्ते बताएंगे कि हरीश रावत जी आगे बढ़े या धामी जी फिर इनको मात देते हुए आगे निकल रहे हैं रेस में फिनिशिंग लाइन की तरफ। ये पूरा जो फैसला है और पूरी जो दौड़ है, हम सीधा प्रसारण करेंगे इसका। हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।